मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता को लेकर हम बात करेंगे। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को है, और क्या जिस संस्था को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है वह मौलिक अधिकारों में जो चाहे वो परिवर्तन कर सकती है, या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कुछ सीमाएं भी हैं। आइए अब हम इन बिंदुओं पर ऐतिहासिक क्रम से बात करेंगे। वस्तुतः भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता का प्रश्न एक विशेष वाद विवाद और संवाद का प्रश्न बन चुका है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ही यह प्रश्न अपनी पूरी क्षमता के साथ हमारी संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष खड़ा हो गया। संविधान लागू होने के बाद मद्रास राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 46 जो कि नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 46 में दिए गए निर्देशों के अनुकूल, जिसमें कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की पूर्ति करने के लिए कदम उठाएगा। मद्रास राज्य ने एक आदेश दिया जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में सीटें निर्धारित कर दी गई। उनकी सीटें निर्धारित करने के उपरांत जो पहली प्रवेश परीक्षा हुई मेडिकल कॉलेजों में, उस प्रवेश परीक्षा में चंपकम रायराजन ने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया। वह ब्राह्मण लड़की थी और ब्राह्मण लड़की होने के नाते उस जाति के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज ने जो अंक निर्धारित किए थे उतने अंक उस लड़की के पास नहीं थे, लेकिन उससे कम अंक पाने वालों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। चंपकम रायराजन ने संविधान के अनुच्छेद 29(2) का सहारा लेकर एक याचिका दायर की कि राज्य जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने से किसी को वंचित नहीं कर सकता, मद्रास राज्य अनुच्छेद 29(2) का पालन नहीं कर रहा है और उसने हमसे कम अंक पाने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया, लेकिन मुझे प्रवेश नहीं दिया। इसी तर्क के साथ चंपकम रायराजन ने मद्रास राज्य के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में कि मद्रास राज्य का वह निर्णय उसके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक उसी समय बिहार में जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कुछ कानूनों को पटना उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, और यह जो अवैध घोषित किया गया था जमींदारी उन्मूलन के कानूनों को, इसे कामेश्वर सिंह नामक एक जमींदार ने चुनौती दी थी, और वह मुकदमा था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। चूंकि जमींदारी उन्मूलन कानूनों को सरकार इसलिए लागू कराना चाहती थी क्योंकि शिक्षालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक प्रयोजनों और अन्य राजकीय कार्यों के लिए सरकार को जमीनों की आवश्यकता थी, और जमींदारों से ली गई इन जमीनों पर स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्माण कार्य सरकार कराना चाहती थी। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में संपत्ति संबंधी अधिकारों को चुनौती दी गई, और चंपकम रायराजन के केस में अनुच्छेद 46
के क्रियान्वित को चुनौती दी गई और उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया, बताया गया। चमकमदो रायराजन ने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई और कामेश्वर सिंह ने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात उठाई कि जमींदारी उन्मूलन कानून उनके संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इन दोनों मुकदमों में जो निर्णय आए, उन निर्णयों ने प्रथम संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चमकमदो रायराजन के पक्ष में निर्णय दिया और पटना उच्च न्यायालय ने कामेश्वर सिंह के पक्ष में निर्णय दिया। अब सरकार के लिए दुविधा की स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि यदि वह अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की पूर्ति करने के लिए अनुच्छेद 46 द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है तो इससे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और यदि वह जमींदारी उन्मूलन के कानूनों का सहारा लेकर सार्वजनिक कार्यों के लिए, जनता से जुड़े हुए कार्यों के लिए जमींदारों की जमीनों का हरण करती है तो फिर इससे संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इन दोनों दशाओं में सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन का रास्ता चुना और इन दोनों समस्याओं के समाधान का एक प्रयास किया। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और साथ ही इसी संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई और जमींदारी विषयक समस्त कानूनों को उसके अंतर्गत रख दिया गया और यह भी कह दिया गया कि इसमें अब कभी कोई संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 15(4) करके जो नया प्रावधान जोड़ा गया उसमें यह वर्णित है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात और अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी हितों की वृद्धि के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से राज्य को रोकेगी नहीं। राज्य उनके पक्ष में कतिपय विशेष प्रावधानों का सृजन कर सकता है। ऐसा करके इस प्रथम संविधान संशोधन द्वारा चमकमदो रायराजन बनाम मद्रास राज्य और कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के निर्णयों को एक प्रकार से प्रभावहीन कर दिया गया। जैसे ही प्रथम संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन की वैधता को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के एक मुकदमे में चुनौती दी गई और इस मुकदमे में यह आधार बनाया गया कि सरकार को या राज्य को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मुकदमे में दिए गए विभिन्न तर्कों, आधारों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार राज्य को मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करने का अधिकार है और इस तरह मौलिक अधिकारों में संशोधनीयता का प्रश्न अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह समर्थन भी मिलता है कि राज्य मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। यह स्थापना एक लंबे समय तक भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में बनी रही। आगे चलकर जब 17वां संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन द्वारा कतिपय मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, तो इस प्रयास को सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सज्जन सिंह वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा
कि राज्य मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकता है। लेकिन सज्जन सिंह के वाद में ही दो न्यायाधीश हिदायतुल्ला और न्यायाधीश मधोलकर, इन दोनों ने स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया और कहा कि मौलिक अधिकारों को संसद की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता या मौलिक अधिकारों को राज्य की कृपा के सहारे नहीं चलाया जा सकता। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों से छीने नहीं जा सकते या जिनमें सामान्य कानूनी प्रावधानों द्वारा, सामान्य संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि न्यायाधीश हिदायतुल्ला और मधोलकर ये दोनों अल्पमत के न्यायाधीश थे, इसलिए इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के राज्य में बहुमत का फैसला यही था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है। आगे चलकर 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक मुकदमा आता है। गोलकनाथ वाद तक आते आते भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की सर्वोच्चता के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी अवतरित हो चुकी थी। संवैधानिक प्रावधानों में राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर और अपनी राजनीतिक प्रभुता को लंबे समय तक कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर मनमाने संशोधन करने की एक प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही थी। प्रचंड बहुमत का समर्थन और अपनी प्रभुता को लंबे समय तक स्थापित करने की इच्छा संविधान में तीव्र गति से संशोधन करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी। इन परिस्थितियों में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती दोनों निर्णयों सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णयों को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती दोनों निर्णयों में यह कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। इसे कतिपय राजनीतिक विश्लेषणकर्ताओं ने न्यायिक अधिनायकवाद की संज्ञा दे दी और कहा कि संसद जनता की प्रतिनिधि है, जनता ने उसे संविधान के अनुसार शासन करने का दायित्व दिया है और संविधान कैसा होगा यह संसद के सदस्य तय करेंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें निर्वाचित करके भेजा है। अभी गोलकनाथवाद के निर्णय की प्रतिक्रिया राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक मोर्चों पर आ ही रही थी कि ठीक इसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ के नारे, प्रीवी पर्स का समाप्त किया जाना आदि राजनीतिक घटनाओं का क्रम तेजी से आगे बढ़ने लगता है। मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम सीधे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से आगे बढ़कर केशवानंद भारती के केस पर आते हैं, जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होता है। केशवानंद भारती केस भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक मील का पत्थर जैसा मुकदमा है। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित निर्णय दिया कि संसद
संविधान के मौलिक अधिकारों ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वह अनुच्छेद 1 से लेकर 395 हो या कोई भी अनुसूची हो, उसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि संशोधन का अर्थ परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन होता है। अर्थात संसद संविधान में कुछ जोड़ सकती है, संविधान से किसी प्रावधान को घटा सकती है या संवैधानिक प्रावधानों में से कुछ को हटाकर पुनः कुछ जोड़ सकती है। तो संसद को संशोधन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मौलिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में केशवानंद भारतीवाद का मुख्य निष्कर्ष यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मौलिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। वस्तुतः राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भरे इस देश में बहुमत के समर्थन के अतिरेक में और सत्ता की संप्रभुता को एक लंबे समय तक भोगने की प्रवृत्ति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का यह एक साहसिक कदम था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय द्वारा स्थापित कर दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की मौलिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब प्रश्न उठता है कि संविधान की मौलिक संरचना क्या है। मौलिक संरचना की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यह कहकर की केशवानंद भारती केस में कि ये वे संवैधानिक प्रावधान हैं जिस पर हमारा पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है। ये हमारे संविधान के वे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी किसी भी दशा में उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये वे प्रावधान हैं जिस पर हमारी संवैधानिक सभ्यता का महल टिका हुआ है। ये वे प्रावधान हैं जो शाश्वत हैं, जो निरंतर बने रहने चाहिए, और यदि ये निरंतर नहीं बने रहते हैं तो यह माना जाएगा कि हमने संविधान को भी फेंक दिया है। अर्थात संवैधानिक प्रावधानों की जो मूल आत्मा है वही संविधान की मौलिक संरचना है। मौलिक संरचना असंशोधनीय है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार में कोई भी बदलाव या कोई भी संशोधन किया जा सकता है। अब मौलिक संरचना क्या है? जैसे व्यक्ति की गरिमा, हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारा संघात्मक ढांचा, नियमित और निश्चित समय पर होने वाले चुनाव, ये मौलिक संरचना है। सपोज कीजिए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में निश्चित समय पर चुनाव न हो, एक ही दल लंबे समय तक सत्ता में बना रहे, या हमारी संसदीय व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाए, या हमारी संघात्मक ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान को अपने उस मूल स्वरूप में नहीं रहने देगा जिस मूल स्वरूप में हमारी संविधान निर्माता चाहते हैं। तो कोई भी संविधान जिन संवैधानिक मूल्यों पर टिका है, उन मूल्यों की अवहेलना कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं कर सकती, और यदि वह अपने निर्णय के द्वारा उन मूल्यों को बदलने का प्रयास करती है तो यह माना जाना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कि उसका संविधान पर कोई भी विश्वास नहीं है। और जिस संस्था का संविधान पर कोई विश्वास नहीं है, उसके लिए जेलनेक ने कहा था कि यदि हम अपने संविधान की अवहेलना करते हैं तो हम अपनी आने वाली सभ्यताओं के प्रति धोखा करते हैं, उन्हें उनके साथ छल छद्म करते हैं। वस्तुतः मेनका गांधी का केस भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिसमें पुनः केशवानंद भारती के वाद में दिए गए निर्णय की पुष्टि की गई और कहा गया कि संसद को संविधान में कोई भी संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे या मौलिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। आज हम 2020 में हैं और उसी मुकदमे, चाहे वो मेनका गांधी का केस हो, चाहे केशवानंद भारती का केस हो, आज भी संविधान की संशोधनीयता को लेकर मूल स्वर वही है कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह भारतीय संविधान की मौलिक संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकती। और यदि उसने कुछ भी ऐसा करने का प्रयास किया तो सर्वोच्च न्यायालय उसके इस प्रयास को रद्द घोषित कर देगा और उसके द्वारा बनाए गए इस प्रकार के कानूनों को रद्द घोषित कर देगा, नल एंड वाइड करार देगा। अब जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें मूल संवैधानिक व्यवस्था मात्र
इतने से ही समझी जा सकती है कि संसद हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी बदलाव कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान की मौलिक संरचना असंशोधनीय है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय यह जरूर कर सकता है कि आज वह जिसे मौलिक संरचना मान रहा है, भविष्य में वह अपनी अवधारणाओं में ही कोई परिवर्तन कर ले और उसे मौलिक संरचना परिस्थितियों की गत्यात्मकता को देखते हुए न माने। लेकिन यदि उसने किसी निर्णय में किसी भी विचार को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना कहा है, तो संसद उस विचार को मानने के लिए तब तक बाध्य है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में उस विचार को मान्यता देता रहे या देता रहेगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपना विचार बदल लिया तो फिर संसद को भी उसी विचार का अनुगामी बनना पड़ेगा। कुल मिलाकर संविधान की मूल संरचना का जो निर्धारण करता है वह है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, और संसद इस अवधारणा से पूरी तरह बधी है। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का संरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बनाया है, और संरक्षक का दायित्व निभाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ही यह बता सकता है कि हमारे संविधान के भविष्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। तो संविधान का गार्जियन होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इस दायित्व को बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया है। और आज भी जब कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है या कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम सभी सर्वोच्च न्यायालय की ओर ही दृष्टि लगाए रहते हैं। थैंक यू।